वंदे मातरम। आज अपन कक्षा 11 भूगोल में पृथ्वी की आंतरिक संरचना अध्याय 3 इसके बारे में विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। पृथ्वी की प्रकृति के बारे में आप किस प्रकार का अनुमान लगाते हैं? क्या आपके अनुमान के अनुसार पृथ्वी क्रिकेट की गेंद की तरह एक ठोस गेंद है, या यह एक खोखली गेंद है जिस पर चट्टानों की मोटी परत स्थलमंडल है? क्या आपने कभी टेलीविज़न पर ज्वालामुखी उद्गार दिखाते हुए चित्रों को देखा होगा? क्या आपने ज्वालामुखी से निकलते हुए गर्म लावा, मिट्टी, धुआं तब मेगा याद है? पृथ्वी के आंतरिक भागों को अप्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर समझा जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में न तो कोई पहुंच सका है और न पहुंच सकता है। पृथ्वी के धरातल का विन्यास मुख्यतः भूगर्भ में होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम है। बहिर्जात अंतर्जात प्रक्रियाएं लगातार भूदृश्य को आकार देती रहती है। अंतर्जात प्रक्रियाओं के प्रभाव को अनदेखा कर किसी भी क्षेत्र की भू आकृति की प्रकृति को समझना अधूरा होगा। अर्थात किसी भी प्रदेश की भू आकृति को समझने के लिए भूगर्भिक क्रियाओं के प्रभाव को जानना आवश्यक है। मानव जीवन मुख्यतः अपने क्षेत्रीय भू आकृति से प्रभावित है, इसलिए भूदृश्य के विकास को प्रभावित करने वाले सभी कारकों के विषय में जानना आवश्यक है। यह समझने के लिए कि पृथ्वी में कंपन क्यों होता है, ये सुनामी लहरें कैसे पैदा होती है, यह जरूरी है कि हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विस्तृत ज्ञान हो। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा है कि पृथ्वी का निर्माण करने वाली भूपर्पटी से करोड़ तक सभी पदार्थ परतों के रूप में विभाजित है। ये जानना भी अत्यंत रोचक है कि वैज्ञानिकों ने कैसे इन परतों के संबंध में जानकारी प्राप्त की और प्रत्येक परत की विशेषताओं के बारे में अनुमान लगाया। यह अध्याय इसी विषय से संबंधित है। भूगर्भ की जानकारी के साधन। पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर है। पृथ्वी की आंतरिक परिस्थितियों के कारण यह संभव नहीं है कि कोई पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचकर उसका निरीक्षण कर सके या वहाँ के पदार्थों का कुछ नमूना प्राप्त कर सके। यह आश्चर्य की बात है कि ऐसी परिस्थिति में भी वैज्ञानिक हमें यह बताने में सक्षम हुए कि भूगर्भ की संरचना कैसी है और इतनी गहराई पर किस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमारी अधिकतर जानकारी परोक्ष रूप से प्राप्त अनुमानों पर आधारित है, तथापि इस जानकारी का कुछ भाग प्रत्यक्ष प्रेक्षणों और पदार्थों के विश्लेषण पर ही भी आधारित है। प्रत्यक्ष स्रोत। पृथ्वी से सबसे आसानी से उपलब्ध ठोस पदार्थ धरातलीय चट्टान है अथवा वे चट्टानें हैं जो हम खनन क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं। दक्षिणी अफ्रीका की सोने की खानें 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी है। इससे अधिक गहराई में जा पाना असंभव है, क्योंकि उतनी गहराई पर तापमान बहुत अधिक होता है। खनन के अतिरिक्त वैज्ञानिक विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को जानने के लिए परपटी में गहराई तक छानबीन कर रहे हैं। संसार भर के वैज्ञानिक 2 मुख्य परियोजना पर काम कर रहे हैं। ये है गहरे समुद्र में प्रवेधन परियोजना व समन्वित
महासागरीय प्रवेदन परियोजना। आज तक सबसे गहरा प्रवेदन आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर, कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक किया गया है। इन परियोजना तथा बहुत सी अन्य गहरी खुदाई परियोजनाओं के अंतर्गत विभिन्न गहराइयों से प्राप्त पदार्थों के विश्लेषण से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित असाधारण जानकारी प्राप्त हुई है। ज्वालामुखी उद्गार प्रत्यक्ष जानकारी का एक अन्य स्रोत है। जब कभी भी ज्वालामुखी उद्गार से लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है, ये प्रयोगशाला अन्वेषण के लिए उपलब्ध होता है। यद्यपि इस बात का निश्चय कर पाना कठिन होता है कि मेग्मा कितनी गहराई से निकलता है। अप्रत्यक्ष स्रोत पदार्थ के गुणधर्म के विश्लेषण से पृथ्वी की आंतरिक भाग की अप्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होती है। खनन क्रिया से हमें पता चलता है कि पृथ्वी के धरातल में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान और दबाव में वृद्धि होती है। इतना ही नहीं, हमें यह भी पता चलता है कि गहराई बढ़ने के साथ साथ पदार्थ का घनत्व भी बढ़ता है। तापमान, दबाव व घनत्व में इस परिवर्तन की दर को आंका जा सकता है। पृथ्वी की कुल मोटाई को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने विभिन्न गहराइयों पर पदार्थ के तापमान, दबाव, घनत्व के मान को अनुमानित किया है। प्रत्येक परत के संदर्भ में इन लक्षणों का विस्तार वर्णन इस अध्याय में अपन आगे करेंगे। पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का दूसरा प्रत्यक्ष स्रोत उल्का है, जो कभी कभी धरती तक पहुंचती है। हालांकि हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उल्काओं के विश्लेषण के लिए उपलब्ध पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त नहीं होते, परंतु उल्काओं से प्राप्त पदार्थ और उनकी संरचना पृथ्वी से मिलती जुलती है। ये उल्काएं वैसे ही पदार्थ के बने ठोस पिंड है जिससे हमारा ग्रह पृथ्वी बना है। अतः पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के लिए उल्काओं का अध्ययन एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत है। अन्य अप्रत्यक्ष स्रोतों से गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र व भूकंप संबंधी क्रियाएं शामिल हैं। पृथ्वी के धरातल पर भी विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल एक समान नहीं होता। ये गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक एवं भूमध्य रेखा पर कम होता है। पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होता है। गुरुत्व का मान पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार भी बदलता है। पृथ्वी के भीतर पदार्थों का समान वितरण भी इस भिन्नता को प्रभावित करता है। अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण भी भिन्नता अनेक अन्य कारणों से भी प्रभावित होती है। इस भिन्नता को गुरुत्व विसंगति कहा जाता है। गुरुत्व विसंगति हमें भूप्रपटी में पदार्थ के द्रव्यमान के वितरण की जानकारी देती है। चुंबकीय सर्वेक्षण भी भूप्रपटी में चुंबकीय पदार्थ के वितरण की जानकारी देते हैं। भूकंपीय गतिविधियां भी पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अतः हम कुछ विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। पहला बिंदु है भूकंप। भूकंपीय तरंगों का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक परतों का संपूर्ण चित्रण प्रस्तुत करता है। साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ है पृथ्वी का कंपन। यह एक प्राकृतिक घटना है। ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती है जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती है। प्राय भ्रंश के किनारे किनारे ही ऊर्जा निकलती है। भूप्रपटी की सेलों में गहन दरारें भी भ्रंश का होती है। भ्रंश के दोनों तरफ सेलें विपरीत दिशा में गति करती है। जहाँ ऊपर के सेल खंड दबाव डालते हैं, उसके आपस का घर्षण उन्हें परस्पर बांधे रहता है। फिर भी अलग होने की प्रवृत्ति के कारण एक समय पर घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सेल खंड विकृत होकर अचानक एक दूसरे से विपरीत दिशा में सरक जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा निकलती है
और ऊर्जा तरंगे सभी दिशाओं में गतिमान होती है। वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाता है। इसे अवकेंद्र भी कहा जाता है। ऊर्जा तरंगे अलग अलग दिशाओं में चलती है, पृथ्वी की सतह पर तक पहुँचती है। भूतल पर वह केंद्र बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है अधिकेंद्र कहलाता है। अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है। अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री कोण पर होता है। दूसरा है भूकंपीय तरंगे। सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में ही आते हैं। इसी अध्याय में आगे आप पृथ्वी की विभिन्न परतों के बारे में पढ़ेंगे। अब इतना समझ लेना पर्याप्त है कि स्थल मंडल पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर तक की गहराई वाले भाग को कहते हैं। भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ सतह पर पहुंचने वाली भूकंप तरंगों को अभिलेखित करता है। भूकंपीय तरंगों का अभिलेख वक्र दिखाता है। यह वक्र 3 अलग बनावट वाली तरंगों को प्रदर्शित करता है। बुनियादी तौर पर भूकंपीय तरंगे 2 प्रकार होती है, भूगर्भिक तरंगे व धरातलीय तरंगे। भूगर्भीय तरंगे उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती है और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती है। इसलिए इन्हें भूगर्भीय तरंगे कहा जाता है। भूगर्भीय तरंगों एवं धरातलीय सेल के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण नई तरंगे उत्पन्न होती है जिन्हें धरातलीय तरंगे कहा जाता है। ये तरंगे धरातल के साथ साथ चलती है। तरंगों का वेग अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर परिवर्तित हो जाता है। अधिक घनत्व वाले पदार्थों में तरंगों का वेग अधिक होता है। पदार्थ के घनत्व में भिन्नता होने के कारण परावर्तन एवं आवर्तन होता है जिससे इन तरंगों की दिशा भी बदलती है। भूगर्भीय तरंगे भी 2 प्रकार की होती है। इन्हें पी तरंगे वो एस तरंगे कहा जाता है। पी तरंगे तीव्र गति से चलने वाली तरंगे और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। इन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है। पी तरंगे यानी प्राइमरी तरंगे ध्वनि तरंगे जैसी होती है। ये गैस, तरल और ठोस तीनों पदार्थों से गुजर सकती है। एस तरंगे धरातल के कुछ अंश अंतराल के बाद पहुंचती, ये द्वितीय तरंगे कहलाती है। एस तरंगों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि ये केवल ठोस पदार्थों के ही माध्यम से चलती है। एस तरंगों की यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसी विशेषता ने वैज्ञानिकों को भूगर्भीय संरचना समझने में मदद की। परावर्तन से तरंगे प्रतिध्वनित होकर वापस लौट आती है जबकि आवर्तन से तरंगे कई दिशाओं में चलती है। भूकंप लेखी पर बने आलेख से तरंगों की दिशा भिन्नता का अनुमान लगाया जाता है। धरातलीय तरंगे भूकंप लेखी पर अंत में अभिलेखित होती है। ये तरंगे ज़्यादा विनाशकारी होती है। इनसे सेल विस्थापित होती है और इमारतें गिर जाती है। भूकंपीय तरंगों का संचरण। भूकंपीय तरंगों का संचरण भिन्न भिन्न प्रकार की भूकंपीय तरंगों के संचारित होने की प्रणाली भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि ये संचरित होती है तो सेल में कंपन पैदा होते हैं। पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समांतर ही होती है। ये संचरण गति की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालती है। इसके दबाव के फलस्वरूप पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आती है और सेलों के संकुचन व फैलाव की प्रक्रिया पैदा होती है। अन्य 3 तरह की तरंगे संचरण गति के समकोण दिशा में कंपन पैदा करती है। एस तरंगे ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की गति के समकोण पर कंपन पैदा करती है। अतः जिस पदार्थ से गुजरती है उसमें उभार व गर्त बनाती है। धरातलीय तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी समझी जाती है। छाया क्षेत्र का उद्भव। क्या होता है छाया क्षेत्र का उद्भव? भूकंप लेखी यंत्र पर
दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंपीय तरंगें अभिलेखित होती है। यद्यपि कुछ क्षेत्र ऐसे क्षेत्र भी है जहाँ कोई भी भूकंप तरंगें अभिलेखित नहीं होती। ऐसे क्षेत्रों को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है। विभिन्न भूकंपीय घटनाओं के अध्ययन से पता चलता है कि एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वदा भिन्न होता है। आपकी पाठ्य पुस्तक में अ और ब मानचित्र प्रदर्शित किया गया है। इसमें पी और एस तरंगों को देखा जाता है कि भूकंपीय लेख अभिकेंद्र 105 डिग्री के भीतर की दूरी पर पी व एस दोनों ही तरंगों का अभिलेखन करते हैं। भूकंप लेखी अधिकेंद्र से 145 से परे केवल पी तरंगों तक पहुंचने को ही दर्ज करते हैं और एस तरंगों का अभिलेख नहीं करते। अतः वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप अधिकेंद्र से 105 और 145 के बीच का क्षेत्र दोनों प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र है। 105 के परे पूरे क्षेत्र में एस तरंगें नहीं पहुंचती। एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत है। भूकंप अधिकेंद्र के 105 से 145 तक पी तरंगों का छाया क्षेत्र एक पट्टी के रूप में पृथ्वी के चारों तरफ प्रतीत होता है। एस तरंगे का छाया क्षेत्र न केवल विस्तार में बड़ा वरन ये पृथ्वी के 40% भाग से भी अधिक है। अगर आपको भूकंप अधिकेंद्र का पता हो तो आप किसी भी भूकंप का छाया क्षेत्र रेखांकित कर सकते हैं। किसी भूकंप अधिकेंद्र को जानने का विवरण बॉक्स के पृष्ठ संख्या आपके 28 में दिया गया है। भूकंप के प्रकार सामान्य विवर्तिक भूकंप ही अधिक होते हैं। ये भूकंप भ्रंशतल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। एक विशिष्ट वर्ग के विवर्तनिक भूकंप को ही ज्वालामुखी जन्य भूकंप समझा जाता है। ये भूकंप अधिकांशतः सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों तक ही सीमित रहते हैं। तीसरा है खनन क्षेत्रों में कभी कभी अत्यधिक खनन कार्य से भूमिगत खानों की छत ढह जाती है, जिससे हल्के झटके महसूस किए जाते हैं। इन्हें नियात भूकंप कहा जाता है। अगला है कभी कभी परमाणु और रासायनिक विस्फोट भी पृथ्वी भूमि में कंपन होते हैं। इस तरह के झटकों को विस्फोट भूकंप कहते हैं। अगला है जो भूकंप बड़े बांध वाले क्षेत्रों में आते उन्हें बांध जनित भूकंप कहा जाता है। भूकंपीय घटनाओं का मापन भूकंपीय तीव्रता के आधार पर अथवा आघात की तीव्रता के आधार पर किया जाता है। भूकंपीय तीव्रता की मापनी रिएक्टर स्केल के नाम से जानी जाती है। भूकंपीय तीव्रता भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होने से संबंध है। इस मापनी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 0 से 10 तक होती है। आघात की तीव्रता गहनता को इटली के भूकंप वैज्ञानिक मर्केली के नाम से जाना जाता है। ये झटकों से हुई प्रत्येक हानि द्वारा निर्धारित की जाती है। इसका गहनता 1 से 12 तक होती है। भूकंप का हमारे ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसको बारे में अपने विस्तार से समझें। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंपीय आपदा से होने वाले प्रकोप इस प्रकार से हैं। पृथ्वी का हिलना, धरातले विसंगति, भूस्खलन, मृदा द्रवण, धरातल का एक तरफ झुकना, हिमस्खलन, धरातले विस्थापन, बांध व तटबंध के टूटने से बाढ़, आग लगना, इमारतों का टूटना तथा ढांचा का ध्वस्त होना, वस्तुओं का गिरना, सुनामी का आना, ये इस प्रकार के प्रभाव भूकंप के आने से पड़ता है। उपरोक्त सूचीबद्ध
प्रभावों में से पहले 6 का प्रभाव स्थल रूपों पर देखा जाता है, जबकि अन्य को उस क्षेत्र में होने वाले जन व धन की हानि से समझा जाता है। सुनामी का प्रभाव तभी पड़ेगा जब भूकंप का अधिक केंद्र समुद्री आदि स्थल पर हो और भूकंप की तीव्रता बहुत अधिक हो। सुनामी अपने आप में भूकंप नहीं है, ये वास्तव में लहरें हैं जो भूकंपीय तरंगों से उत्पन्न होती है। यद्यपि मूल रूप से कंपन की क्रिया कुछ सेकंड ही होती है, फिर भी यदि भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्तर पर 5 से अधिक है तो इसके परिणाम अत्यंत विनाशकारी होते हैं। भूकंप की आवृत्ति। भूकंप की आवृत्ति। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। तीव्र भूकंप के झटकों से जन धन की अधिक हानि होती है, फिर भी ऐसा नहीं है कि विश्व के सभी भागों में तीव्र भूकंप ही आते हैं। केवल वही क्षेत्र जो भ्रंश की समीप है ऐसे तीव्र झटके महसूस करते हैं। हम ज्वालामुखी भूकंप के वितरण का वर्णन अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। प्रायः देखा गया है कि रिक्टर स्केल पर 8 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप के आने की संभावना बहुत ही कम होती है, जो 1-2 वर्षों में एक ही बार आते हैं, जबकि हल्के भूकंप लगभग हर मिनट पृथ्वी के किसी न किसी भाग पर महसूस किए जाते हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपने जो समझा वो पर्याप्त होगा, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद।